समझते हैं कि क्या है इस पूरे चैप्टर के अंदर। सो देखो, सबसे पहले आपका चैप्टर का जो नेम है वो बताता है इंडिया डाइवर्स ज्योग्राफीज़। बेटा ज्योग्राफीज़ का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफीज़ का मतलब होता है लैंडस्केप। इंडिया का लैंडस्केप कैसे है, वो दिखने में कैसी है। अब आप बताओ, आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे प्लेन्स हैं, कहीं कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं कहीं प्लेट्यू है, तो कहीं कहीं कुछ कुछ और फीचर्स हैं। तो पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है ना। ये रहा मेरे पास इंडिया का मैप। हम इससे ही पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे उनका रोल प्ले है इंडिया को शेप करने के लिए। अब देखो, जो आपका इंडिया है ना वो है कहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो ये जानो आप कि इंडिया लोकेटेड कहाँ है। आपको पता है अर्थ डिवाइडेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये इक्वेटर होता है। ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये डिवाइड करती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो टेक्निकली इंडिया की लोकेशन कहाँ हो गई? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर। अब इंडिया के बीचों बीच से ना बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करीबन यहाँ पे आपको मिलेगी। ये क्या होती है? ये एक लाइन है जो डिवाइड करती है इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखते हो कि इंडिया की डाइवर्स फिजिकल लैंडस्केप है। डाइवर्स फिजिकल लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? वही जो मैंने बताया आपको। हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं कि इंडिया में ना बच्चे क्या है, माउंटेन्स है नॉर्थ के साइड में, बीच में आपको क्या मिलते हैं? प्लेन्स, जहाँ पे खेती होती है। और इधर क्या मिलता है आपको? डेजर्ट मिलता है। ठीक है। यहाँ पे आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू मिलेगा। ये कोस्टल प्लेन्स होते हैं और ये आइलैंड्स होते हैं। हम इन्हीं को आगे चैप्टर्स में समझने वाले हैं कि ये होता क्या क्या है। अब आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, तो हम अभी बात करने वाले हैं आपकी नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। अब आप लोगों ने हिमालय का नाम सुना है। हिमालय क्या होता है? काराकोरम रेंज क्या है? तो ये सारे नाम जो पहली बार सुनते हैं तो कंफ्यूजिंग लगता है। सो इन्हीं को ईजी करते हैं चलो आज। तो देखो, नॉर्दर्न माउंटेन्स के ये वाला एरिया बच्चे, ये वाला लद्दाख पड़ता है यहाँ पे। ये एक रेंज है। रेंज क्या होती है बच्चे? माउंटेन्स का एक ऐसा ग्रुप जो कॉन्टिन्यू फैला हो एक जगह पे, उसे रेंज बोलते हैं। और इस रेंज का नाम है काराकोरम रेंज। अब जो काराकोरम रेंज है बच्चे, वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन में लोकेटेड है। मतलब नॉर्दर्न मोस्ट का मतलब क्या होता है? ये वाला एरिया जो नॉर्दर्न में है एकदम। ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में लोकेटेड है। किधर लोकेटेड है? लद्दाख में। और आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम बहुत बार सुना होगा। तो सियाचिन ग्लेशियर जो कि लार्जेस्ट ग्लेशियर है, वो भी यहीं पे ही सिचुएटेड है। हाईएस्ट पीक यहाँ की K2 है, जिसकी जो हाइट है वो 8000 से लेकर 611 मीटर्स है। अब एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, डाइवर्स फिजिकल लैंडस्केप। इसका मतलब होता है बच्चे कि ये जो लैंडस्केप है ये इन्फ्लुएंस होती है बाय क्लाइमेट। हर जगह का क्लाइमेट अलग है। माउंटेन्स में ठंडी है, डेजर्ट में गर्मी है। जो ये प्लेन्स वाला एरिया है, कोस्टल प्लेन्स वाला, यहाँ पे नमी रहती है। और नेचुरल वेजिटेशन, अब जगह जगह पे अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है बच्चे, तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी तो चेंज होगी। और वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जो जंगली जानवर होता है वो भी डिफरेंट करता है। लाइफस्टाइल लोगों की बदल जाती है, लोगों का रहना सहना सब इफेक्ट करता है। कौन? ज्योग्राफी। अब आइए पढ़ते हैं हिमालयाज़ के बारे में। हिमालयाज़, अब ये जो हिमालयाज़ है बच्चे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फैले हुए हैं। इसकी लगभग डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर। ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। और विड्थ, मतलब ये ऐसे, ये विड्थ कितनी कवर करते हैं? तो ये 400 किलोमीटर जो कश्मीर में है वहाँ से विड्थ इतना कवर करते हैं। और लगभग 150 किलोमीटर ईस्ट तक आते हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो इतनी हो जाती है, मतलब यहाँ पे कम हो जाती है और यहाँ पे थिकर रहती है। अब देखो हिमालयाज़ की जो लोकेशन है वो काराकोरम रेंज के साउथ में पड़ता है। बिल्कुल, ये काराकोरम रेंज है, इसके साउथ में हिमालयाज़ पड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वो कहाँ पर है? हिमालयाज़ पर है। यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, जैसे गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा, ये रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब जो आपके बच्चे हिमालयाज़ है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। लॉन्गिट्यूडनल वाइज इनको डिवाइड किया गया है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो हाइट होती है माउंटेन की हाइट के ऊपर, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले हम हिमालयाज़ का कल्चरल रोल देखते हैं कि क्या है। बच्चे पिलग्रिमेज आपने सुना होगा, तीर्थ यात्रा। सो तीर्थ यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ और माउंट कैलाश, ये सारी जो यात्राएं हैं ये हिमालयाज़ में ही लोकेटेड है। यहाँ पे लोग दूर दूर से ट्रैवलिंग करके जाते हैं कि यहाँ पे एक प्रोमिनेंट कल्चर यहाँ पे फाउंड होता है।
मोनेस्ट्रीज, बेटा आप बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या मोनेस्ट्रीज होती हैं। तो बेटा प्लेन्स के बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि हम ऑलमोस्ट प्लेन्स में रहते हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सो प्लेन्स जो है ना वो 3 रिवर से बने हैं, पहली इंडस रिवर, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ठीक है, प्लेन्स की जो लोकेशन है वो आप देख सकते हो, ये रहा नॉर्दर्न प्लेन्स, ये ऑलमोस्ट ये वाला जो एरिया है यहाँ पे प्लेन्स आते हैं आपके। अब इनके फीचर्स कैसे कैसे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंडस रिवर है, इंडस और पंजाब प्लेन्स भी इनको बोला जाता है, ये वेस्टर्न पार्ट में पड़ते हैं ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, मोस्टली पंजाब और हरियाणा में। आप स्टेट का नाम याद रखिए, पंजाब और हरियाणा में पढ़ेंगे। ट्रिब्यूटरी क्या होती है बेटा, ट्रिब्यूटरी एक ऐसी छोटी नदी होती है जो बाद में एक बड़ी नदी में मिल जाती है। अब मान लो इंडस नदी या गंगा नदी बह रही है, उसमें एक नदी आके मिल गई तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज में झेलम, बीज, सतलुज, रवि और चेनाब, ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे सेकंड है आपका गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स ऑलमोस्ट इस एरिया में पड़ता है आपका, स्ट्रेचिंग अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। प्लेन्स फॉर्म्ड बाय गंगा प्लेन्स, यहाँ पे जो प्लेन्स है वो गंगा रिवर से फॉर्म होते हैं, सॉरी रिवर से फॉर्म होते हैं, क्योंकि नदी क्या करती है अपने साथ डिपॉजिट लेके आती है और उससे मिट्टी बनती है, उपजाऊ मिट्टी, जिसको आप एलुवियल सोइल भी बोलते हो, है ना। अब यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है गंगा की भी, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, तो इनके नाम याद रखने वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ईस्टर्न में पड़ते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर्स प्लेन फॉर्म करती है असम और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में। ये तिब्बत में राइज होती है, मतलब यहाँ कहीं ये आती है निकल के, ग्लेशियर से आपकी नदी निकल के आती है, तो आपको पता है ना। अब ये एंटर करती है इंडिया में बाय अरुणाचल प्रदेश, इजी है ना। अब आप यहाँ पे भी देखो, अब हम पढ़ते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। अब बेटा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है वो एंटर होती है बांग्लादेश में, और कौन सी नदी से जुड़ जाती है, पद्मा नदी से। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आई आपकी गंगा, ये आई आपकी ब्रह्मपुत्र। अब ये जुड़ जाती है और क्या बनाती है, पद्मा नदी बनाती है। यहाँ पे जो पद्मा नदी है वो बाद में मेघना नदी से जुड़ जाती है, और क्या होता है यहाँ पे, ये जो देख रहे हो ना, ये वाली चीज, इसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप का बनता है जब नदी थोड़ी स्लो हो जाती है और वो अपने अंदर जो सिल्ट है, डिपॉजिट है, जो भी सेडिमेंट्स उनको छोड़ना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे मिट्टी भी रहती है बहुत सारी, और ये स्लो स्लो करके किस में मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल, उसी को डेल्टा बोलते हैं, है ना। अब इस डेल्टा में बहुत सारी जो सॉल्ट है ना, सॉरी, इस डेल्टा में बहुत सारी जो डिपॉजिट है वो आती है, और उसी डिपॉजिट की वजह से बनते हैं सुंदरबन, सुंदरबन या फिर फॉरेस्ट वाला पार्ट। अब आप देखोगे कि क्या होता है बेटा, मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है सुंदरबन डेल्टा के अंदर। मैनग्रोव फॉरेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, जो कि कंजर्व करती है हेरिटेज को या फिर ऐसी इंपॉर्टेंट जगहों को जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रामसर साइट में भी आता है। बच्चे, रामसर साइट क्या होती है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, एक ऐसी वेटलैंड जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस रखती है, उसे रामसर साइट बोलते हैं। सो ये दोनों का पार्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी और रामसर साइट का भी। टाइप ऑफ लैंड कैसे है यहाँ पे, अब ऑब्वियसली पानी है तो वेट है, मार्शी है, दलदली है, वाटर ब्रैकिश है, मतलब स्लाइटली सॉल्टी है, सूटेबल है फॉर मैनग्रोव ग्रोथ। अब मैनग्रोव एक ऐसा पौधा है बच्चे जिसकी रूट्स ना पानी के अंदर भी ब्रीथ कर सकती हैं। आपने मेनली देखा होगा पौधे उगते हैं सॉइल में जहाँ पे मिट्टी उनको मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, बट ये एक ऐसे पौधे हैं मैनग्रोव जो कि आपके पानी के अंदर भी ब्रीदिंग ले सकते हैं और मिनरल्स ले सकते हैं। सो ब्रीदेबल रूट्स होती हैं इनकी, वाटर लॉग्ड सॉइल के अंदर भी। वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट, बंगाल टाइगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्रोकोडाइल, किंगफिशर, हेरोन्स, ये सारे जानवरों के नाम है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स में दिया जाता है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, तो इन्हें भूला मत करो। सो क्या हुआ बच्चे, गंगा रिवर डॉल्फिन, ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ना, ये इंडेंजर्ड हो गई थी। मतलब इंडेंजर्ड क्या होता है, एक ऐसी प्रजाति जो खत्म हो चुकी है एक तरह से, या होने वाली है, सॉरी जो खत्म होने वाली है, जो डेंजर का पार्ट है। प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन, अब यहाँ पे लोग पानी में कुछ भी डाल देते हैं, लोगों का जीरो सिविक सेंस है। अब वो जीरो सिविक सेंस से क्या होता है, क्या होता है भाई, जो आपकी पॉपुलेशन है भाई, पानी के अंदर भी तो कोई ना कोई रहता है ना, उन पे अफेक्ट होता है। उनको बचाने के लिए आपके कोई प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। उसी कोई प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में बना तो 2020 का नाम रख दिया।
अब यहाँ पे देखो इको लोकेशन। अब ये जो डॉल्फिन है ना, इको लोकेशन को फॉलो करती है। इको लोकेशन मतलब इसको दिखाई नहीं देता है, ये साउंड को सुन के आगे बढ़ती है, तो ये इसका एक फीचर है इको लोकेशन। आपने एक नया वर्ड सीख लिया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो फीचर क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स के। हम नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ चुके हैं, अब ऑलमोस्ट वाइंड अप करते हैं फीचर्स जान के। आपको पता है फर्टाइल सोइल होता है, खेती होती है, फार्मिंग सुटेबल होता है, क्रॉप्स व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, ये क्रॉप्स होती है। लैंड जो होती है वो फ्लैट होती है, जिस पे बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है, रेलवे बनाया जा सकता है, सिटीज़ बनाई जा सकती है, तो इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी अच्छे से डेवलप हो सकता है। वाटर रिसोर्सेज जैसे कि प्लेंटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, क्योंकि नदियाँ हैं। फार्मिंग होती है, ड्रिंकिंग के लिए पानी यूज़ होता है, डेली यूज़ में यूज़ होता है। और सुटेबल क्लाइमेट है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, मॉडरेट रहता है, गर्मी सर्दी बरसात सब आती है। ठीक है, समझ आया बच्चों। अब पढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पठार, अब देखो माउंटेन तो पढ़ लिया आपने, बड़े ऐसे चोटीदार शेप के। पठार होते हैं एक ना, माउंटेन की पीक नहीं होती उनकी, बस ऐसे टेबल की तरह से सीधे सीधे से दिखते हैं, बीच बीच में कुछ कुछ पीक्स होती हैं, तो ऐसे आपके पेनिनसुलर प्लेट्यूज होते हैं। अब पेनिनसुलर प्लेट्यूज रेज्ड एरिया होता है जो लाइज करता है सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया में। अगेन आप देखोगे कि ये जो इंडिया का मैप है, सेंट्रल में आपके प्लेट्यूज होते हैं, जिसमें आपकी दो प्लेट्यूज हैं मेनली, एक मालवा प्लेट्यू और एक छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। फिर आपका डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है बच्चे। अब देखो फॉर्म्ड कैसे हुआ, अब ये बने कैसे, भाई मुद्दे की बात करो ना। फॉर्म बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। भाई एक दो साल नहीं लगे, बहुत सारे साल लगे इनको बनने में। नर्मदा डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स, नर्मदा जो नदी है ना वो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। नदी है बच्चे नर्मदा, ऊपर आपके सेंट्रल आइलैंड्स को डिवाइड, मतलब एक तरह से बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर मूवी नहीं, बॉर्डर वैसे वाला तो बॉर्डर यहाँ पे सेंट्रल आइलैंड्स आ गए, यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू आ गया। बहुत ही इजी टॉपिक है। चलो पढ़ते हैं मालवा प्लेट्यू को। मालवा प्लेट्यू कहाँ है, यहाँ पर है। मालवा प्लेट्यू वेस्टर्न ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्टर्न एमपी के वेस्टर्न में पड़ता है। प्राइमरली एक्सटेंड का मतलब थोड़ा सा भाई ये सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में भी आ जाता है। अरावली रेंज वेस्ट साइड से, मतलब यहाँ पे अरावली हिल्स है, आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में भी है अरावली हिल्स के बारे में। यहाँ पे वेस्ट में अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स क्या है, बहुत ही पुरानी हिल्स है। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था कि अरावली रेंज बहुत ही पुराना पार्ट है। अब देखो यहाँ पे विंध्या और सतपुरा रेंज साउथ में पड़ती है। अब मालवा प्लेट्यू के इधर विंध्या और सतपुरा रेंजेस पड़ती है, ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बात है। अब यहाँ पे देखो विंध्या एंड सतपुरा रेंज आपने पढ़ा होगा कि ये यहाँ पर है ऑलमोस्ट, ये देखो बेटा विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, रुक जाओ, ये देखो ये विंध्या रेंज है, ये सतपुरा रेंज है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो तो सही रहेगा। अब यहाँ पे देखो नर्मदा और तापी हैव सोर्सेज इन सेंट्रल हाईलैंड्स, ड्रेन्स इन अरेबियन सी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरेबियन सी है। अब ये जो नर्मदा और तापी दो नदियाँ हैं बेटा, यहाँ पे देखो आप, ये है तापी और ये है आपकी नर्मदा, ये यही सेंट्रल हाईलैंड से ही आपकी ओरिजिनेट होती है और ड्रेन होती है अरेबियन सी में, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो इधर है बच्चे, कवर्स करता है झारखंड, पार्ट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। मिनरल रिच एरिया है, जिसमें कि मिनरल क्या होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं जो आपको चट्टानों से मिलते हैं। दो टाइप के मिनरल हैं यहाँ पे, कोयल, आयरन, मैग्नीश, बॉक्साइट एंड कॉपर, 5 मिनरल्स हैं ऑलमोस्ट। सॉरी, 2 टाइप का मतलब है कि जो मेनली आपकी कोयल और आयरन है वो। तो सुनो बच्चे, अभी आपको मैंने नहीं बताया था कि अरावली जो हिल्स है बहुत पुरानी हिल्स हैं, जो कि बहुत पहले से इंडिया का पार्ट है। और विंध्या और सतपुरा रेंज, अब हम इसकी थोड़ी ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो मालवा प्लेट्यू के यहाँ पे विंध्या और सतपुरा रेंज पड़ती है, तो उसको साउथ से कवर करती है। अरावली हिल्स नॉर्थ में है ये, और वेस्टर्न पार्ट में, आपको डायरेक्शंस तो पता है ना, नॉर्थ वेस्टर्न बोलते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसे डिवाइड है तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड है, दोनों को साथ में बोलते हैं। नर्मदा एंड तापी हैव सोर्सेज इन सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स के सोर्सेज हैं नर्मदा और तापी, जो कि 2 नदी बच्चे आपकी नर्मदा है, इसके नीचे तापी, और ये गिरती है अरेबियन सी। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए आप, याद नहीं आपको रट जाएगी जब आप बार बार सुनोगे पढ़ोगे। नर्मदा एंड तापी ये आपने पढ़ा। अभी छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं फटाफट से। छोटा नागपुर प्लेट्यू
नाम देखो इसका, छोटा छोटा, मच्छर भग जाओ। छोटा नागपुर प्लेटियो जो है कवर होता है झारखंड वाले एरिया में, पार्ट ऑफ बिहार में भी इसका पार्ट है। देखो जो ये बाद में लिखा जाता है ना पार्ट ऑफ, ये कम कम चीज़ें हैं, ज़्यादा जो मेन है वो आगे लिखा जाता है। तो जैसे ये वेस्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है मालवा, ये झारखंड में कौन पड़ता है छोटा नागपुर, और पार्ट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का इसमें आता है। मिनरल रिच एरिया, भाई यहाँ पे मिनरल्स बहुत सारे हैं, खनिज पदार्थ से भरा पड़ा है क्योंकि रॉकी एरिया है। रॉकी एरिया तो मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि कोयला, आयरन, मैग्नीश, बॉक्साइट, कॉपर, तो ये मिनरल्स हैं। अब माइनिंग यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है। अब मिनरल्स है तो उसे निकालेंगे कैसे बच्चे, माइनिंग करके तो ना निकालेंगे। तो वाइटल इंडस्ट्री हब है इंडिया का ये, है ना, इंडस्ट्रियल हब एरिया भाई साहब। इम्पॉर्टेंट स्टील प्लांट जैसे कि जमशेदपुर और बोकारो, ये झारखंड में है। अब जमशेदपुर में आपने रतन टाटा जी का नाम सुना है, उन्होंने स्टील प्लांट ओपन किया था 1907 के करीबन, तब से वे चल रहा है स्टील प्लांट, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इकोनॉमी में रोल कंट्रीब्यूट करता है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेक्कन प्लेट्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। आपको ज्योग्राफी तो समझ आ रही है ना अब इंडिया की, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तब से कि कहाँ क्या क्या है। तो विंध्य सतपुरा रेंज हमने अभी ऊपर पढ़ा, इसके ऊपर आपका क्या पढ़ रहा था, क्या पढ़ा था बताओ, मालवा प्लेट्यू। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में विंध्य सतपुरा रेंज पड़ती है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है, क्या होते हैं सब पढ़ेंगे आगे भी। अब ये डेक्कन प्लेट्यू भाई साहब किस चीज़ से बना है, ये भी बना है वोल्केनिक रॉक्स से। ऐसा माना जाता है कि बहुत टाइम पहले यहाँ पे एक वोल्केनो था, वो धीरे धीरे निकला और वैसे फैलता गया, धीरे धीरे फैला, तो इसलिए एक पठार बन गया। एकदम से फैलता तो माउंटेन भी बन सकता था, समझ रहे हो। वोल्केनो से भी बहुत सारी ज्योग्राफी शेप होती है। अब देखो एंशिएंट वोल्केनो हैव बीन वेदर्ड एंड इरोडेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। अब ये जो वोल्केनो टूटा बना ये ऐसे बना होगा, बट बहुत सारे साल, मिलियंस है बच्चे, मिलियंस या हज़ारों से भी ज़्यादा, लाखों से भी, मिलियंस ऑफ साल के बाद ये वेदर हुआ। वेदर मतलब केमिकल चेंज हुआ और इरोड होता गया, मतलब बहता चला गया, टूटता गया। अगर पहले ऐसा दिखता था तो अब फ्लैट सा हो गया, तो क्रिएशन हो गया रग्ड ट्रेन वो होती है जो एक जैसी नहीं होती, जो बहुत ही ज़्यादा अप्स डाउन आड़ी तिरछी होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट नदियाँ देखो, यहाँ पे मैंने आपकी नदियों का मैप बना दिया, आपको इजी हो जाए। ईस्टर्न से याद करते हैं, पहले महानदी, ये यहाँ से बनती है। आपको पता है जब भी कोई ऊँची हाइट होती है तो उसका टेम्परेचर लो होता है, तो वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जिससे ग्लेशियर बनते हैं। ग्लेशियर से ही क्या बनता है यहाँ आपकी, ग्लेशियर से बनती है नदियाँ। तो ये ओरिजिन का मतलब होता है यहाँ से नदी निकली है। तो ये महानदी, गोदावरी बोलते हैं इसको, कावेरी, और ये कृष्णा नदी, ये सब निकलती है यहाँ से, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखोगे बच्चे, क्या कि ये सब, ये वाली जो तीनों नदी कहाँ, बे ऑफ बंगाल में बह रही है, बट ये कहाँ बह रही है, ये अरेबियन सी में बह रही है। क्लियर है आपको ये चीज़ें, वेरी गुड। आई नो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, आप अच्छे से सुन रहे हो। ये मच्छर भी पढ़ने आ रहा है, बट कोई नहीं, मच्छर यू आर इन्वाइटेड ऑल्सो। अब यहाँ पे देखो मिनरल्स में क्या, कोल, आयरन और मैग्नीश, ये मिनरल्स यहाँ पे भी है। यहाँ पे दो मिनरल्स के नाम नहीं है, बॉक्साइट जो पीछे था, है ना। चलो ट्राइबल कल्चर। अब बेटा ट्राइबल क्या होती है, अब ऐसे एरिया जहाँ पे जो फॉरेस्टेड एरिया होते हैं, जहाँ फॉरेस्ट रहते हैं, जहाँ इंडस्ट्री नहीं होती है, जहाँ एक लोग कल्चर बना के रहने लगते हैं, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते हैं, वो अपनी प्रिमिटिव तरह से, अपने कस्टम, अपने तौर तरीक़ों से रहते हैं। आपने देखा होगा उन्हें जंगल प्रजातियाँ भी बोलते हैं या ट्राइबल पीपल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी बनती है, जिसमें से 4 कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंड, भील, सांथाल और मुंडा। ये नाम ना कम्युनिटी के हैं, ठीक है, कम्युनिटी के नाम से हैं आपके। अब ये जो कम्युनिटी है, इनका एक खुद का कल्चर होता है, इनकी खुद की भाषा होती है। फॉर एग्जांपल गोसाडी एक कल्चरल परफॉर्मेंस है, कौन सी ट्राइब की, गोंडी पीपल की, और ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। आप इसको सिंपल से आपको पता लग गया। अब ये गोंड, भील, सांथाल नेम होते हैं कम्युनिटी के, जो एक कम्युनिटी बना के रहती हैं, फॉरेस्टेड एरिया में रहती हैं, जो इंडस्ट्री वाली या मॉडर्न बिल्डिंग्स में नहीं रहती है, जिनकी खुद की कल्चर होती है, खुद की भाषा होती है, हमारी तरह नहीं बोलते हैं। इनकी परफॉर्मेंस है गोसाडी परफॉर्मेंस, जो कि गोंडी
पीपल्स की और तेलंगाना से है। अब आप देखो कि घाट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, घाट क्या होता है ना। घाट वो एरिया है बच्चे जब यहाँ पे ये समुंदर आ जाता है, ये समुंदर आ जाता है और यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स आ जाता है। कोस्टल प्लेन्स समुंदर भी अपने साथ ना कुछ बहाव लेके आता है, जैसे बीचेस बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, मिट्टी आती है यहाँ पे। उसके ऊपर ईस्टर्न घाट्स होते हैं। ईस्टर्न घाट्स मतलब ये पठार है और ये कोस्टल प्लेन्स है। इसके बीच में क्या आता है, घाट्स आता है, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। अब आप जब इंडिया का मैप देखोगे यहाँ पे देखो तो ये सीधे सीधे है, वेस्टर्न घाट्स एकदम सीधे सीधे से होता है, बट ईस्टर्न घाट्स में पे आधे तिरछे होते हैं। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है बच्चे। अब यहाँ पे देखो क्या है, वेस्टर्न घाट्स को सहाद्री बोलते हैं एंशिएंट टाइम में। फ्रॉम महाराष्ट्र से लेकर ये कहाँ पर है, तमिलनाडु तक है। हाई पीक्स हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट है काफ़ी सारे, वाइल्ड लाइफ होम है और प्लांट स्पीशीज़ भी है। आइडियल हिल्स है यहाँ पे, हिल्स पे आपकी खेती हो सकती है। टेरेस फार्मिंग, जो हिली एरिया है उस पर ऐसे काट काट के खेती होती है। कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस प्लांटेशन, ये सारी चीज़ें मेनली यहाँ पे होती है। ईस्टर्न घाट्स उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु, ये उड़ीसा यहाँ पे होता है और तमिलनाडु यहाँ पे है आपका, यहाँ तक है। ये डिसकॉन्टिन्यूस है, जैसे मैंने आपको बताया। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है बच्चे कि ये कॉन्टिन्यू नहीं है। यहाँ से देखो देखो टूट रहे हैं है ना। नीलगिरी माउंट, और ये वाले जो माउंटेन है ये कॉन्टिन्यूस है ना, माउंटेन कह रही हूँ, ये वाली जो घाट से कॉन्टिन्यूस है। अब नीलगिरी माउंटेन, अब यहाँ पे ना नीलगिरी माउंटेन कवरेज पॉइंट। अब ये जो दोनों माउंटेन है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके जो वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे आके मिलते हैं। तमिलनाडु, केरला और थोड़ा सा कर्नाटका का पार्ट यहाँ पे आके जब मिलते हैं तो इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है और कवरेज पॉइंट कहा जाता है जो यहाँ पे है। ये इकोलॉजिकल मीटअप होता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो आपके फॉरेस्टेड के चीज़ें हैं, फॉरेस्ट मिनरल्स हैं, या फिर जो इकोलॉजिकल का मतलब होता है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, जानवर, क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है। दोनों आपकी अलग डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक अलग इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट फॉर्म होता है। इधर से ईस्टर्न घाट्स की वेजिटेशन, इधर से वेस्टर्न घाट्स की वेजिटेशन, तो ये चीज़ें बनती चली जाती है। क्लियर। अब चलो पढ़ते हैं द कोस्टल प्लेन्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स मी जूम आउट दिस, या सो लेट्स स्टार्ट द कोस्टल प्लेन्स। तो बेटा कोस्टल प्लेन्स क्या होता है, अभी आपने पढ़ लिया वेस्टर्न घाट्स, आपने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ लिया, अब आप पढ़ोगे कोस्टल प्लेन्स। ये वाले प्लेन्स कोस्टल प्लेन्स कहते हैं इनको। अब जो कोस्टल प्लेन्स है ना बेटा, ये एरिया होता है घाट्स के और कोस्ट के बीच में, है ना। अब आपको इसमें जो जो मैं बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, इसको मत भूलना, ये पेपर में आता है। ये डिवाइड होती है कोस्ट, क्योंकि इसको पूरे को पढ़ना इजी नहीं रहता, तो हमने डिवीजन कर लिया इसका। वेस्टर्न में जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, इसको कोंकण बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को आप बोलते हैं सिरकरा, है ना। और यहाँ वाले को बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ये इंपॉर्टेंट होती है मालाबार कोस्ट। इधर ईस्टर्न वाले को नॉर्दर्न सिरकार्स बोलते हैं और कोरामांडल कोस्ट बोलते हैं। तो अगर आपको कभी आ गया कि कोरामांडल कोस्ट पे ये हो गया, तो आपके मैप आना चाहिए माइंड में, कोरामांडल कोस्ट इधर है, कोई बोले मालाबार कोस्ट तो आपको आना चाहिए अच्छा मालाबार कोस्ट इधर है, तो ऐसे आपको मैप बैठ जाना चाहिए, है ना। तो ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये वेस्टर्न घाट्स से ज़्यादा ब्रॉडर हैं, चौड़े हैं। अब यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है, आपको डेल्टा तो मैंने बता दिया, जब रिवर एक बड़े ओशन में गिरेगी तो स्लो होके डिपॉजिट करती है और डेल्टा बन जाता है। डेल्टा फॉर्मेशन महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है आपकी महानदी, ये है आपकी गोदावरी, ये है कावेरी और कृष्णा, ये सब डेल्टाज बनाती है, ठीक है, दिख रहा है, ओके। सो कन्याकुमारी, एज पर जैसे आपने घाट का जॉइनिंग पढ़ा, तो यहाँ पे ना कोस्ट का जॉइनिंग होता है, जॉइनिंग पॉइंट ऑफ टू कोस्टल प्लेन्स यहाँ पे कन्याकुमारी पर। अब पोर्ट्स, पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ से शिप्स आती जाती है, शिप रुकती है। तो क्योंकि समुंदर के पास है तो यहाँ पे पोर्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, नहावा शोवा जिसको बोलते हैं, कांदिया, कोचिन, तो ये वेस्टर्न घाट्स के पोर्ट्स हैं, याद रखो। ईस्टर्न घाट्स के पोर्ट्स कौन कौन से हैं, चेन्नई, इन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता, ये ईस्टर्न घाट्स के पोर्ट्स हैं। अब देखो इंडिया की इकोनॉमी को ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ से व्यापार होगा तो पैसे आएंगे तो कंट्री बढ़ेगी आगे, तो ट्रेड से इकोनॉमी बढ़ती है कंट्री की। मेन ऑक्यूपेशन कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा डिपॉजिट है तो एग्रीकल्चर होगी, है ना। मैंने आपको बार बार पढ़ाया कि जहाँ पे सोइल डिपॉजिट है वहाँ पे एग्रीकल्चर के चांस 100% बढ़ जाते हैं। फिशिंग, भाई समुंदर का एरिया, तो बच्चे क्या होगा,
मछलियाँ आएंगी, फिशिंग होगी, ट्रेड होगा, और ट्रेड होगा तो क्या व्यापार भी है, टूरिज्म में लोग घूमने आते हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है टूरिज्म। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चैप्टर के हम ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं। अब आप पढ़ोगे आइलैंड्स, लास्ट टॉपिक है आपका आइलैंड्स। अब आइलैंड्स क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। इंडिया में 2 मेनली आइलैंड है। पहला ये देखो लक्षद्वीप आइलैंड, ऐसे छोटे 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 आइलैंड, और ये होता है आपका निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये आइलैंड फॉर्म कैसे हुए, ठीक है, तो ध्यान से सुनना बच्चे। अब आइलैंड जो है ना बेटा, वो बनते हैं कोरल रीफ से। अब एक प्लांट होता है, एक प्लांट से पहले एक ऑर्गेनिज्म होता है समुद्र के अंदर जो कि बहुत छोटा होता है, तो वो कॉलोनीज़ में रहता है। कॉलोनीज़ का मतलब होता है ग्रुप में रहता है, और उसके ऊपर एक शील होती है, जैसे कि आपने स्नेल देखी है, आपने कछुआ देखा, तो उनके ऊपर एक हार्ड शील होती है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की शील होती है। जब वो जानवर अंदर का जो जीव है वो ख़त्म हो जाता है तो वो शील रह जाती है, वो शील बन के कोरल्स बनाती है। अब जो कोरल्स है ना वो फिर समुद्र के ऊपर आ जाते हैं, आके वो चिड़चिड़े जम जाता है और हार्ड होते जाते हैं टाइम टू टाइम। अब आपका इसी तरह से क्या बनता है, क्या बनता है, आइलैंड बनता है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है आपका, यहाँ पे देखते हैं। इंडिया में 2 आइलैंड है, मैंने बताया लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप का मतलब होता है 100,000 आइलैंड। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, द्वीप मतलब आइलैंड, लख मतलब 100,000, 1 लाख, लाख मतलब लक्षद्वीप है ये, वैसे लक्षद्वीप बोलते हैं बट इसको। अब दोनों आइलैंड में नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है, रिच मैराइन लाइफ देखने को मिलती है। इंडियाज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, इंडियाज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन है, लक्षद्वीप है। यूनियन टेरिटरी वो होती है बच्चे जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर आती है। यूनियन मतलब सरकार, टेरिटरी मतलब ज़मीन, सरकार की ज़मीन, यूनियन टेरिटरी। 3 मेन आइलैंड से बना है लक्षद्वीप, लक्कादीवे, मिनिकॉय और अमिनदीवे। अब ये आइलैंड का नाम लक्षद्वीप नहीं था पहले, इनको अलग अलग नाम से बनाते थे, लक्कादीवे, मिनिकॉय, अमिनदीवे। बट 1973 में क्या बोला कि भाई इसको लक्षद्वीप नाम दे दो, अलग अलग मत बुलाओ इनको नाम, क्योंकि ये बहुत सारे आइलैंड है, 1000 आइलैंड से जुड़ा है भाई, 100,000 सॉरी 1 लाख आइलैंड है। तो 1 लाख आइलैंड को ऐसे अलग अलग नाम से जानना तो बहुत मुश्किल है। मेनली 3 पार्ट है, फिर भी हमने उसको एक साथ जोड़ के लक्षद्वीप बना दिया। आई होप ये आपको क्लियर है। एंड आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है वीडियो के बीच में तो आप प्लीज़ कमेंट करके लिख सकते हो, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में, डोंट वरी अबाउट दैट। मेड इंटायरली ऑन कोरल्स, अब कोरल्स में पढ़ा है, अभी मैंने बताया कोरल्स क्या होता है, वोल्केनिक। अपना वोल्कैन ऐसा माना जाता है कि समुद्र में वोल्केनो फटा, तो जब आपको पता है वोल्केनो ब्लास्ट होता है तो वो एक माउंटेन बनाता है। वो माउंटेन पहले समुद्र के ऊपर दिखा, बट धीरे धीरे क्या हुआ, वो माउंटेन समुद्र के अंदर श्रिंक होना शुरू हो गया। लेकिन जब वो माउंटेन बना था तो उसके आसपास जो रीफ्स है वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब ये माउंटेन इसके आसपास रीफ्स इकट्ठा होना शुरू हो गए, बट समय के साथ साथ वो नीचे चला गया और ये रीफ रह गए। तो ऐसे माउंटेन नीचे डूब गया, रीफ रह गए, तो उसको एटोल बोलने लगे। जब एटोल बनना तो एटोल के बाद जब पूरा माउंटेन ऑलमोस्ट गायब हो गया तो एटोल रह गया, तो उसको आइलैंड बोलने लगे। क्लियर, वेरी गुड। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे। बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार। बेसिक क्वेश्चंस याद करते चलोगे तो बहुत इजी है, अगर भूलते चलोगे या सोचोगे कितना हार्ड है, पूरा चैप्टर एकदम इजी पीसी। वो बोलते हैं ना हलवा है चैप्टर, हलवा का मतलब क्या होता है, रोटी को आपको चबाना पड़ता है, हलवा एकदम मुंह में लेते अंदर चला जाता है, तो मेहनत कम, इसलिए उसको हलवा बोलते हैं ना। सॉरी फॉर एक्स्ट्रा ज्ञान। बट यहाँ पे देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो है, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो का मतलब है कि वो कभी भी फट सकता है, वो बैरन आइलैंड में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वैसे किसी से पूछ लीजिएगा, आप स्मार्ट भी लगेंगे। ओके, तो बैरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार में है। डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, रिच वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि निकोबार पीजन इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ का पार्ट है। इंडिजीनियस ट्राइब्स यहाँ पर भी रहती है, जैसे ओंगे, जोरावा और निकोबारिशी, ये याद रखिए। अब दोनों का फीचर पता है क्या है, ट्रेड एंड डिफेंस में भर भर के यूज़ होते हैं, है ना, ट्रेड एंड डिफेंस। क्योंकि ट्रेड यहाँ पे आपकी मिलिट्री उतर सकती है, क्योंकि समुद्र का एरिया है तो मिलिट्री रख सकते हैं आप यहाँ पे, शिप्स रख सकते हैं। और ट्रेड तो आपको पता है, तो टूरिज्म भी बहुत है, लोग घूमने जाते हैं, कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड गए हैं हम घूमने, यहाँ गए वहाँ गए हैं। अब आपके यहाँ पे कॉलम में एक चीज़ दी गई है, द सेलुलर जेल। अब ये सेलुलर जेल क्या है, श्री विजय पुराना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो ये जो जेल है ना बच्चे, ये ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी कि जो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको यहाँ पे बंद कर देते थे।
अब बाद में जब गवर्नमेंट के हाथ में आई चीज़ें तो गवर्नमेंट ने इसका नाम रख दिया मेमोरियम करके। तो ये एक मेमोरियम सेंटर बन गया जो कि जो शहीद लोग हैं उनको उनके लिए यूज़ होता है, उनको एक तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पे लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है। अब ये जेल नहीं है, ये नेशनल बिल्डिंग का एक पार्ट है हमारा। लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, चलो अब फटाफट से समझते हैं कि कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, हाउ इंडियाज़ जियो डाइवर्सिटी इम्पैक्ट आवर लाइफ्स। कैसे इंडिया की जियो डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट करती है। क्लाइमेट एंड लाइफस्टाइल। अब देखो इंडिया में जो ये जियो डाइवर्सिटी है, मतलब जगह जगह पे भाई साहब जो ज़मीनें हैं हमारी वो अलग है बच्चे। ज़मीनें कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है। तो इसके इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा। हम कैसा खाना खाते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम क्या करते हैं, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सो क्लाइमेट एंड लाइफस्टाइल। क्लाइमेट और लाइफस्टाइल, जो नॉर्थ माउंटेन्स का है उधर का क्लाइमेट ठंडा होता है तो लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, लोग फैट वाला खाना खाते हैं ताकि वो गर्म रहे, घी खाएंगे ज़्यादातर, ऐसा है ना। थार डेजर्ट में ट्रेडिशनल हट्स बनाई जाती है, आपने देखा ना, मिट्टी की हट बनाई जाती है और फूसे का उस पर छत बनाया जाता है, छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई जाती है। तो ये एक फ़ीचर है क्लाइमेट और लाइफस्टाइल के, यहाँ के लोग ऐसे रहते हैं। लो वाटर इनटेक डिशेस होते हैं जिसमें पानी कम लगे। अब कोस्टल एरिया में लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों? क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में ना बच्चे वहाँ पे नमी रहती है हमेशा, जैसे बारिश में गर्मी से का मौसम होता है ऐसे रहता है, ना ज़्यादा ठंडी रहती है उधर ना ज़्यादा गर्मी, तो लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। समुद्र के पास है तो सी फूड डिशेज़ खाएंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इकॉनमी, ये दूसरा पॉइंट है। अब आपकी जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री और इकॉनमी, ये कैसे हर एक एरिया में अलग होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे बेस्ट होगी ना एग्रीकल्चर, क्योंकि वो प्लेन है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल है, समझ रहे हो। तो इंडस्ट्री भी बेस्ट होगी, एग्रीकल्चर भी बेस्ट होगी, इकॉनमी भी बेस्ट होगी। प्लेट्यूज़ में भी भर भर के आपकी एग्रीकल्चर होती है। क्या होता है आपको पता है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल होता है ना, तो ब्लैक सॉइल होता है जिसमें कॉटन अच्छे से ग्रो हो पाती है। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। प्लस यहाँ पे आपने पढ़ा मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, है ना, मिनरल्स का भी एक कंट्रीब्यूशन है। कोयल हो गया, आयरन हो गया, ये सब। थार डेजर्ट में क्या होता है, एग्रीकल्चर बहुत कम होती है, फिर भी मिलेट्स एंड पल्सेस उगाई जाती हैं। अब कोस्टल प्लेन्स में एग्रीकल्चर का क्या रोल है? एग्रीकल्चर का इतना रोल नहीं है वहाँ पे इंडस्ट्री का रोल है, वहाँ पे इकॉनमी का रोल है, क्योंकि ट्रेड हो जाता है, शिप्स जाती है समुद्र के किनारे से, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो हिली एरियाज़ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। एग्रीकल्चर जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ होते हैं, इधर आसाम साइड है ना, आसाम अरुणाचल प्रदेश, ये लोग ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं बेटा। अब इनके पास ना हमारी तरह प्लेन्स नहीं है कि बड़ी बड़ी ज़मीनें नहीं हैं, छोटी छोटी जगह पे खेती करते हैं। जब खेती करते हैं तो वहाँ का जो सॉइल है ना, उसकी फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, तो फसलें काटने के बाद ये लोग उस लैंड को जला देते हैं और फिर दूसरी जगह पे कल्टीवेशन करते हैं, तो शिफ्ट होते रहते हैं, तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम झूम है, वहाँ पे JHUM, झूम बराबर झूम ऐसे याद रख सकते हो बाय द वे। चलो ये आपने पढ़ लिया कि यहाँ पे झूम कल्टीवेशन होता है, ये पढ़ लिया। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे, माउंटेन में तो बहुत कम, भूल जाओ भाई। प्लेन्स में बहुत बेस्ट होता है, आइलैंड्स में नदियों के थ्रू हो जाता है। अब नेचुरल डिज़ास्टर, अब ह्यूमन की ज़िंदगी खतरों से भरी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता तो यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे आएंगे? अब नॉर्दर्न माउंटेन्स में तुम्हारे भूकंप आ जाएंगे, लैंडस्लाइड, ज़मीन खिसक गई तो तुम गए। कोस्टल प्लेन तुम घूमने जा रहे हो भाई, लैंडस्लाइड आ गई तो तुम्हारा क्या होगा? तो बेटा बच के रहो। कोस्टल प्लेन, साइक्लोन्स आ गया, समुद्र के किनारे साइक्लोन आ गया, बाढ़ आ गई, पानी के किनारे हो, है ना, फ्लड आ गया। नॉर्दर्न प्लेन्स ही मैंने शॉर्टकट्स में लिखे हैं, बट देख लेना आप, मैं बताती चलूँगी। नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया में अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई और डेजर्ट में सूखा पड़ गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज। आपका चैप्टर यहीं पे होता है ख़त्म। बाय द वे, आपको अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हो 2-3 जनों से, बेहतर होगा। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ईमेल पे पेजेस भेज सकते हो, मेरा ईमेल आप ले सकते हो यहाँ से। एंड ऑल्सो बाय, ठीक है। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन खाली है बच्चे, पूछ लेना। बाय। और हाँ, एक और बात, बाय करने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ भी आपको लगता है कि ये चेंजेस आने चाहिए, आपको कोई भी एडवाइस हो आप मुझे दे सकते हो, मैं उसे भी ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी।
एंड अभी मेरी एडिटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं मीम्स ऐड करूँ इसमें, बट आई एम डैम श्योर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं एक अच्छा सा एडिटर रखूँगी जो इसको एडिट करेगा, एंड तब चीज़ें थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। ओके, बाय।